तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज इकोनॉमी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सामाजिक सुरक्षा योजना। एक चीज़ ध्यान देना, जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखी थी और जो आज की होगी, ये ओवरऑल आपकी योजनाओं से संबंधित है। यानी कल जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें भी कई ऐसे स्कीम थे जो सामाजिक सुरक्षा यानी मिक्सअप था, वो सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित थे। चाहे महिलाओं के लिए स्वावलंबन योजना हो, विधवाओं के लिए हो, वृद्धों के लिए पेंशन योजना हो। सामाजिक सुरक्षा योजना का मतलब क्या है? असहाय लोगों को सोशली सिक्योरिटी देनी है सरकार ने, चाहे उनका इंश्योरेंस कराए, चाहे उसको पेंशन दे या किसी प्रकार के उनको रोजगार से संबंधित है। यानी सामाजिक रूप से सुरक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी उनको कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ा या अपना मतलब दिन जो मतलब गुजारा होता है, इस प्रकार की कुछ चीज़ें सरकार उनके लिए करती है, ठीक। तो उनको बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा योजना। कुछ ही हैं इंपोर्टेंट बताऊंगा, 5-6 या 8-10 स्कीम हैं। इनको आप याद कर जाना। ये दो तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। एक तो टॉपिक जो सिलेबस में दिया है सामाजिक सुरक्षा योजना, इसके तहत। दूसरा ये इम्पोर्टेंट किस आधार पे होगा, जो हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने यानी जो केंद्रीय सरकार है हमारी, उसने जो स्कीम शुरू की है अपने 2014 के बाद, उसमें जो महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं वो कंसीडर करता है एज ए करंट अफेयर या कुछ, क्योंकि 3-4 साल पुराना या 5 साल पुरानी स्कीम पूछी जाती है, उससे भी आपका फायदा इससे होगा। अब इंदिरा पेंशन योजना, इंदिरा वृद्धावस्था योजना, इस प्रकार के क्वेश्चन कम आएंगे। अटल पेंशन योजना ज़्यादा आएगी, और ये क्यों होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, ठीक है। दूसरी चीज़, आने वाले 15 के बाद जो मैं आपका ये क्लासेस तो ठीक हैं, जैसे इकोनॉमी और पॉलिटी तो मैं इसी तरीके से लेके चलूँगा, क्योंकि अब ये एंड होने के कगार पे हैं। अब ज़्यादा टॉपिक इकोनॉमी में नहीं बचेंगे, इसी पैटर्न पे आएंगे। लेकिन अगर मैं उसके बाद हिस्ट्री और जियोग्राफी वगैरह वाला पोर्शन शुरू करता हूँ या कोई अदर चीज़ें शुरू करता हूँ जो आपके सिलेबस के टॉपिक हैं, वो सिर्फ वन डे एग्जाम बेस्ड होंगे, आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट बेस्ड होंगे, और कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे घुमाएगा, इससे किस प्रकार से क्वेश्चन तय होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका उसने पॉलिटी की शुरुआत की होगी टॉपिक में, देखना असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, क्या क्या दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जबकि वो आधुनिक भारत के सिलेबस के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो जहां भी दिया है उसको कैसे तैयार करोगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। डिटेल वाला जो पढ़ना है वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जब आपका वीडियो वाला क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपको जो भी मेरे से आगे पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो मुझे बता देना, मैं उन लोगों को उसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। क्योंकि समय कम है, हम लोगों को एग्जाम निकालना है ओवरऑल, तो हम लोग उसी तरीके से उसको सिलेबस के जो टॉपिक हैं एनसीईआरटी के आधार पे क्वेश्चन पिक करेंगे। एनसीईआरटी से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम लोग देखेंगे। ऐसे ही हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे, कंप्यूटर के वन लाइनर या फैक्ट वगैरह जो जहां से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मैं लेके आऊँगा, ठीक है। बाकी लास्ट मतलब जो है कल आपका प्रवक्ता का रिजल्ट आया है, जिन लोगों का भी उसमें चयन हुआ है उनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हो पाया किसी कारण बस, वो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपको मौके मिलते रहेंगे, आगे अपनी अपॉर्चुनिटीज आपको फिर से आएंगी और आप उसको फिर से क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। हार नहीं माननी है। तो आप लोगों को आज जो सिलेबस है सामाजिक सुरक्षा योजना, इसके साथ साथ नीति आयोग, आने वाले संडे को हम लाइव क्विज में मिलेंगे शाम को 4 बजे। आप लोग सभी जानते हैं उत्तराखंड आपको तैयार करनी है, तो हेडिंग डाल लीजिए सामाजिक सुरक्षा योजना। कुछ सामाजिक सुरक्षा योजना कल की क्लास में आ गई हैं, जो आ गई हैं उनको यहाँ पर इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। यहाँ पर उसको इंपोर्टेंट कर देना, क्योंकि वो सामाजिक सुरक्षा योजना के अंदर ही आती हैं। पहली जो आपकी योजना आएगी वो आएगी प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, एक क्वेश्चन ये पूछेगा। 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है पूछता है, तो सीधे सीधे बताना, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इसको बोलते हैं, ठीक है। वित्तीय समावेशन यानी जो फाइनेंशियल सिस्टम है बैंकिंग वगैरह, उसमें सबको हम इंक्लूड कर सकें। और इसमें होता क्या है, परिवार में कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता हो, परिवार में कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता खुलवाना, कम से कम एक सदस्य का, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है। बैंक खाता हो, इसके लिए बैंक खाता
इसके लिए हमने क्या किया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। और इसका मेन उद्देश्य पूछता है आप तो फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसके दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, और दूसरा पूछ सकता है इसका लक्ष्य क्या है, तो बता देना वित्तीय समावेशन। दूसरा जो आता है आपका, ये आता है स्वास्थ्य से संबंधित, इसको बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं इसको, मिशन इंद्रधनुष। भले ही आपके सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं लगेगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। इसका जो मेन लक्ष्य है ये क्या है, आप इंद्रधनुष बताओ, रेनबो वगैरह कितने कलर होते हैं, तो वही जो 7 बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट टीकाकरण करवाने का टारगेट है, यानी वैक्सीनेशन का इसका मेन टारगेट है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण टीकाकरण, यानी कंप्लीटली आप क्या करोगे, टीकाकरण करोगे। ठीक है, संपूर्ण टीकाकरण, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। अब कौन से हैं, ये हेल्थ सिस्टम से जुड़ी हुई स्कीम है। इसके अंदर 7 बीमारियों को लिया गया है, उनके नाम पूछे जा सकते हैं कि मिशन इंद्रधनुष जो कि संपूर्ण टीकाकरण का टारगेट लेके आती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें अपने आप में क्या हो सकती हैं, आती हैं, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं उसके अंदर, तो वो कौन कौन से देखिए। मिशन इंद्रधनुष के अंदर 7 बीमारियां आपको मैं बताऊंगा। पहला लिख लीजिए डिफथीरिया, क्या लिखोगे, डिफथीरिया। ठीक है, पहली। दूसरा पोलियो। ये सब के सब याद रखना कि कौन कौन से मिशन इंद्रधनुष का हिस्सा है। ठीक है, पोलियो लिखो। तीसरा लिखो टीबी। नेक्स्ट लिखो काली खांसी, काली खांसी। ठीक है, यानी अपने आप में कौन कौन सा, डिफथीरिया, पोलियो, टीबी, काली खांसी। इसके अलावा आता है टिटनेस, और अपने आप में क्या आता है, खसरा और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये आते हैं इसके अंदर, टिटनेस, खसरा और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये जो है 7 बीमारियां हैं, इनके अगेंस्ट कंप्लीट वैक्सीनेशन का इसके अंदर टारगेट रखा गया था। मिशन इंद्रधनुष बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही इसका आपको ईयर वगैरह कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है याद रखना। बाकी इसकी शुरुआत कब हुई थी, जब मोदी सरकार नहीं आई थी, 25 दिसंबर 2014 को इसका क्या हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था, यानी 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मतलब जन्मदिन के अवसर पे। ठीक है, 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। संपूर्ण टीकाकरण इसका मेन टारगेट है, और इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आपका कंसिडर की जाती हैं, वो रही आपका ये। इसको इसी तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहो, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो भी कहते हो। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, यानी ये हुई थी 22 जनवरी 2015 से, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लैंगिक समानता के लिए। ठीक है, बेटी पढ़ाओ, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये लिख लीजिए आप लोग, 22 जनवरी 2015 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और क्या इसका टारगेट है, ये आपको नेम से लग रहा होगा, 22 जनवरी 2015 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप लोग जो सिलेबस का टॉपिक दिया है कंप्लीट एक कर लेना उसको। ठीक है, गरीबी और रोजगार सृजन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। नेक्स्ट आपका आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद ये थर्ड स्कीम। ठीक है, फोर्थ स्कीम जो आती है भारत सरकार की, वो आती है आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी डेट पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि पूछा जा सकता है इसको, तो लिखो पीएम मुद्रा योजना, मुद्रा योजना। अगर आपने ये इकोनॉमी में ये मतलब योजनाएं पढ़ ली तो आपका काम बन जाएगा इससे। ठीक है, तो ये शुरुआत हुई थी इसकी 8 अप्रैल 2015 से, इसकी डेट याद रखना। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना क्या करता है, रिफाइनेंस करता है, उसको पुनर्वित्तन करता है। किनको, जो छोटे छोटे मैंने आपको उद्योग बताए थे, सूक्ष्म उद्योग जो होते हैं, उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग
जो स्टार्ट कर रहा है, जो शिशु उद्योग है, जो थोड़ा मैच्योर हो चुका है, कुछ समय से पहले इस्टेब्लिश्ड है या तो बहुत मैच्योर हो चुका है, इसके अकॉर्डिंग वो नहीं देखना आपको, रिफाइनेंसिंग होती है इसमें, यानी पुनः वित्तीयन होता है, उनको पैसा मिलता है, ऋण मिलता है ताकि अपने आप को और अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकें। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 से, और ये मुद्रा जो है अपने आप में, ठीक है, मुद्रा, ये है मुद्रा, यानी इसका फुल फॉर्म हो गया अपने आप में माइक्रो यूनिट्स, क्या लिखोगे, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है, इसको क्या लिखोगे, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ये है अपने आप में मुद्रा। और इस मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 से, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म उद्योगों को ऋण प्रदान करना, यानी एक प्रकार का रिफाइनेंस, सूक्ष्म उद्योगों को, ये उद्योग मैंने आपको बताए थे, ऋण यानी पुनः वित्त लिख दो या ऋण जो भी लिखते हो, ये इसका मेन टारगेट है, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। नेक्स्ट है आपकी जो स्कीम आती है सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत, वो आता प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कल भी बताया था, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, प्रधानमंत्री सुरक्षा, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, सुरक्षा बीमा योजना। ये 3 योजनाएं मैं आपको बताता हूं। इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को, कल मैंने शायद कुछ 1 जून वगैरह बताया था, इसको सही कर देना है, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को, और महत्वपूर्ण है, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। और इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, याद रखना, ये एक प्रकार के एज ग्रुप होता है जो 18 से 70 साल के बीच का हो, उनके वो इस योजना को लेने के लिए, मतलब इस बीमा को लेने के लिए इलिजिबल हैं। और उसमें उनको क्या करना होगा, एक सरकार को प्रीमियम देना होगा 12 रुपए प्रति वर्ष, ताकि जो गरीब तबका है, जो इंश्योरेंस तक जिसकी पहुंच नहीं हो पाती है, उसको भी चीजें बीमा के रूप में मिल सके। कभी दुर्घटना हो जाती है, कोई बात हो जाती है, उसका सरकार इंश्योरेंस कराती है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की एक तो शुरुआत पूछने की संभावनाएं हैं। दूसरा, इससे जो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है कि एज ग्रुप कौन सा होगा जो इसके लिए इलिजिबल होगा। तो 18 से 70 वर्ष तक के लोग इसमें क्या हैं, इलिजिबल हैं, ठीक है, इलिजिबिलिटी ये होगी। और इसमें अब बीमा है तो हम लोग जैसे कोई किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराता है तो हमें भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है। मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष आपको इसमें प्रीमियम देना होगा, और 1 से 2 लाख रुपए तक का आपको दुर्घटना बीमा मिल सकता है, ठीक है। तो लिखो 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम है इसमें, ठीक है, 1 साल में 12 रुपये देना है आपको बस प्रीमियम। और इसमें क्या होगा, 1 से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा, दुर्घटना बीमा इसमें क्या करती है, सरकार आपको देती है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना को, ठीक है। इसी के साथ एक और अन्य योजना आती है जो सेम डेट पे शुरुआत हुई थी, उसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये भी अपने आप में इंश्योरेंस से संबंधित है, सेम डेट है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जगह आप लिखोगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है, पीएम जीवन ज्योति योजना। नेक्स्ट, जीवन ज्योति योजना, 3 के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना जो इसके बाद भी आ रहा है। इसकी भी डेट क्या है, अपने आप में सेम है, डेट भी याद रखनी है, लेकिन इसमें एज ग्रुप जो होता है वो चेंज हो जाता है। 18 से 70 की जगह 18 से 50 वर्ष तक के लोग इसमें इलिजिबल होते हैं जो अपना इंश्योरेंस इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और जहां आप इसमें 12 रुपये दे रहे थे तो आप उसमें 330 रुपये क्या करना होगा, 330 रुपये प्रति वर्ष आपका ये क्या होगा, ये प्रीमियम जमा करना होगा। जहां आपको 1 से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना मिल रहा था, दुर्घटना बीमा, यहाँ पे आपको 2 लाख तक का जीवन बीमा मिलता है, ठीक है। यानी कोई आपकी डेथ वेथ किसी की हो जाती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, अगर उसने इस बीमा का लाभ लिया है तो 2 लाख तक का जीवन बीमा इसमें मिलता है। तो इसकी भी आपको क्या करनी है, डेट याद रखनी है, ठीक है, कब से शुरुआत इसकी हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। इसी के तहत नेक्स्ट इसी डेट पे एक और योजना शुरू की थी, उसका नाम था अटल पेंशन योजना। सुपर्ब इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना।
और ये जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, ये सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल है जो भी यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्कीम से हैं। तो अटल पेंशन योजना है, सेम डेट पे इसकी भी शुरुआत हुई थी, 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंदर क्या होता है, एज ग्रुप 18 से 40 वर्ष हो जाता है जो इसके लिए इलिजिबल होते हैं, ठीक है। 18 से 40 वर्ष तक का इसमें क्या हो जाएगा, एज ग्रुप शामिल होगा और इसमें 1000 रुपये तक का पेंशन का प्रावधान किया है। आपको मिलेगी पेंशन, आपको क्या करना होगा, कुछ पैसा जमा करना होगा। तो इसमें लिखो 1000 रुपये तक की पेंशन आफ्टर 60 ईयर, ठीक है, 1000 रुपये तक पेंशन, ठीक है। अब कैसे, कोई बाई चांस 19 साल का लड़का इसको इस स्कीम को लेना चाह रहा है तो उसको कुछ ना कुछ जमा करना पड़ेगा। कब तक, जब तक वो 40 का ना हो जाए। उसके बाद वो 20 साल तक राशि मैच्योर होगी, जो भी होगा। जब वो 60 का हो जाता है उसके बाद उसको पेंशन देना शुरू कर देगी, 1000 रुपये तक का सरकार देगी जब तक उसकी जीवन रहता है। बहुत कम इसमें अमाउंट देना है। तो आपको अटल पेंशन योजना की भी क्या रखनी है, डेट याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इससे भी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये भी मैंने आपको कल बताया था, ये भी सब सामाजिक सुरक्षा योजना है, ठीक है। पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की डेट पूछेगा आप लोगों से तो बता देना 1 मई 2016 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 से। इसमें सरकार क्या करती है, अपने आप में 1600 रुपये तक का रुपये की सहायता करती है। सहायता किसमें, 1600 रुपये की सहायता करेगी, किस चीज़ में, जो नया रसोई कनेक्शन लेता है, यानी प्रति कनेक्शन 1600 रुपये तक की सहायता है। 1600 रुपये की सहायता प्रति कनेक्शन लिख लीजिए, प्रति कनेक्शन, ठीक है। और क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, फ्री में, यानी बीपीएल परिवारों को एलपीजी मुहैया कराना, यानी लिक्विड प्रीमियम गैस, जो किचन में आपका गैस वैस होती है वो प्रोवाइड कराना है, कनेक्शन देना है, एलपीजी उपलब्ध कराना, लिख लीजिए। और ये क्यों होगा, जैसे ग्रामीण इलाकों में, जैसे पहले से आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी वगैरह, आग वगैरह जला के खाना बनता था, उस धुएं से बहुत नुकसान होता है, ठीक है, फेफड़े खराब हो जाते हैं। उसी के तहत सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेके आई, जिसके तहत सरकार 1600 रुपये की सहायता प्रति कनेक्शन देती है और बीपीएल परिवारों के लिए ये है, ठीक है। अगला लिखना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। दो ही स्कीम बची हैं आपकी, इसके बाद बस आपका सामाजिक सुरक्षा वाला इतने से बन जाएगा। आप वो वृद्धा पेंशन वगैरह वो जो भी है, जो कल मैंने बनाए थे, उसमें से आप कवर कर लेना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लिखो, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है। जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 21 जुलाई 2017 से। और इसमें क्या है, मासिक पेंशन का अपने आप में क्या दिया है, प्रावधान है। 21 जुलाई 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या होता है, जो 60 या 60 प्लस के वृद्ध हैं, वरिष्ठ हैं, उन्हें सरकार क्या देती है, पेंशन देती है, मासिक पेंशन, ठीक है, उससे संबंधित है। बाकी इसमें तो क्या इसकी स्कीम है, क्या करना है, पढ़ते रहना, आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम आती है आपकी जो सामाजिक सुरक्षा योजना है, उसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य यानी आयुष्मान भारत, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, या इसी को बोलते हैं आयुष्मान भारत, सुना होगा ना, गोल्डन कार्ड वगैरह, आयुष्मान भारत। इसमें क्या है, कार्ड वगैरह बनते हैं, इसमें क्या होगा, 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, उस कार्ड से आपका बन जाएगा। यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य यानी आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 से, और 5 लाख तक का कैश रहित इलाज इसमें होता है, ठीक है। तो अपने आप में शुरुआत कब से हुई थी, 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो मेन लक्ष्य है, इसका मेन लक्ष्य क्या होगा, अपने आप में 5 लाख रुपए तक का क्या करोगे आप, इसमें कैशलेस इलाज करोगे, ठीक है। तो नीचे लिखो 5 लाख रुपए तक का कैशलेस 5 लाख तक का कैश रहित इलाज, इसके अंदर इसका प्रावधान है, ठीक है। ये थी आपकी संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। दोनों वीडियो को देखना, आपकी योजना से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अंतिम हेडिंग डाल लीजिए नीति आयोग। कहा था आज नीति आयोग, ठीक है, ये सिलेबस में दिया है और कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना।
NITI, नीति कमीशन। ठीक है, ये क्या होता है देखिए, सिलेबस में एक चीज़ नोट करना, इससे पहले नीति दिया है और उसके बाद नीति आयोग दिया है। नीति मतलब पॉलिसीज। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ और आपको मैं सही दिशा देता हूँ, तो नीति वाला टॉपिक स्किप कर दो, कोई फायदा नहीं। क्या पढ़ोगे उसमें बताओ, और क्या वन लाइनर बनेगा उससे। नीति सरकार की पॉलिसी है, पॉलिसी के अंदर से वन लाइनर कहाँ से ढूंढ के लाओगे। योजनाओं से क्वेश्चन पूछ देगा, वो कोई स्कीम वगैरह से शुरू कर देगा। नीति से क्वेश्चन पूछने से रहा, वो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना पाएगा वन लाइनर के हिसाब से। हाँ, नीति अगर मेंस का टॉपिक होता तो कभी किसी पॉलिसी के बारे में, सरकार की नीतियों पे किन चीज़ों का प्रभाव होना चाहिए, इस टाइप के मेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग उसको, यानी प्रारंभिक परीक्षा यानी वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको स्किप कर दो। ठीक है, सिलेबस रहता है, मतलब टॉपिक रहता है आपका नीति आयोग। नीति आयोग के अलावा कई चीज़ें, कई लोगों ने मुझसे ये पूछा, सर इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। व्यक्तिगत मेरा मानना है कि आप पंचवर्षीय योजनाओं को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो पुराना टाइम हो गया। ठीक है, जब पहले प्लानिंग कमीशन चलती थी, योजना आयोग हुआ करता था, अब तो है ही नहीं प्लानिंग कमीशन, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनती। जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमने एक 5-5 वर्ष के लिए टारगेट रखा था कि हम आने वाले 5 सालों में इस चीज़ को अचीव करेंगे, फिर 5 सालों में हमारा ये अचीवमेंट रहेगा, फिर 5 सालों में ये अचीवमेंट रहेगा। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद अब नहीं रहा, क्योंकि पेपर में पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन आएंगे, ये कम देखने को मिलेगा। 1% के लिए अगर क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, 1% के लिए अगर आ भी गया तो एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए, इतना पंचवर्षीय योजनाओं के फैक्ट रटने में लगे रहोगे, इससे बेहतर आप लोगों के लिए क्या होगा कि आप नॉर्मल चीज़ें पढ़ो। अब देखो, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। जो ड्यूरेशन होता है, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना सपोज 1951 से 1956 तक चली थी, उस बीच में कोई फैक्ट आपको दिखते हैं तो वो नोट करके लिख लो कि ये कब शुरू हुआ था। जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम मैंने बताया था, पहली पंचवर्षीय योजना, या बड़े बड़े उद्योगों का जो टारगेट रखा था वो कब लागू किया गया था, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई। यानी जो फैक्ट हैं वो फैक्ट के आपको डेट, अगर मतलब ईयर वगैरह पता होंगे कि इस टाइम पे हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं का गैप में मतलब ईयर लिख सकते हैं। कैसे? जैसे आपको ये पता है 1951 से सपोज 1956 तक पहली 5 साल की योजना चली थी, तो पहली का टाइम पीरियड ये हो गया। सपोज दूसरा आपका 1956 से 1961 तक चला, तो दूसरा ये हो गया। तो आपको ये ड्यूरेशन पता होना चाहिए। तो अब इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कोई पंचवर्षीय योजना इसके बाद सपोज बीच में बंद भी हुई थी 1961 से, अगर 1966 से सपोज अगली हुई, खाली कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, कंफर्म नहीं है कि इतनी हुई थी, मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हुई थी। नेक्स्ट अगर 1966 से 1971 हुई थी, सपोज इस प्रकार का एक 5-5 साल का चला, बीच में कई गैप है यहाँ, ठीक है, सरकारें टूट गई थी, पंचवर्षीय योजना आधे में खत्म हो गई थी, वो नहीं बता रहा हूँ, मैं एक कंसीडर कर रहा हूँ। और यहाँ तुम्हें पता है कि तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ, तो आपको ये मोटा मोटा आइडिया पता है कि हाँ इस दौरान ये पंचवर्षीय योजना चली थी, और आप इन चीज़ों से कंफर्म हो कि इनके बीच में कौन सी चीज़ें हुई थी। तो कभी 1% के लिए अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि इस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो आपको ये मोटा सा अनुमान पता होना चाहिए कि इस दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, और उसके बीच का फैक्ट आपको ऑलरेडी याद होगा। ठीक है, जैसे नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, नाबार्ड बैंक किस पंचवर्षीय योजना में आया, तो हिसाब लगाना पड़ेगा कि लगभग कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो एक आइडिया बना लो, मोटा मोटा रफली आइडिया बना लो, इस दौरान ये चीज हुई थी, तो आपका पंचवर्षीय एक एक लाइन शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो पुराना टाइम हो गया। देखिए, हेडिंग डाला आपने नीति। नीति का मतलब होता है, एक नया बनाया था, पुराना नाम इसका हुआ करता था ओल्ड, यानी जो पहले चलता था वो क्या था, योजना आयोग। इसको खत्म कर दिया। इस योजना आयोग को खत्म करने के बाद एक नई चीज बनी, नया आयोग बना। ये योजना आयोग प्लानिंग कमीशन था, जो क्या करता था, अपने आप में 5-5 वर्ष की योजनाओं के लिए जिम्मेदार। इसकी स्थापना हुआ करती थी 15 मार्च 1950 को। अब तो ये पुराना हो गया, तो क्वेश्चन पूछेगा तो नीति आयोग से। नीति आयोग नई सरकार आई, मोदी सरकार आई, उन्होंने बना दिया 1 जनवरी 2015 को एक नीति आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, इसका कब हुआ गठन, 1 जनवरी 2015 को। अब ये नीति है क्या, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत परिवर्तन के लिए एक संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी क्या लिखोगे,
नेशनल इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसको फुल फॉर्म याद रखना कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। योजना आयोग कब था? अब ये इसका काम क्या है, ये सरकार का एक थिंक टैंक है, मतलब सरकार का सोचने वाली एक संस्था है, सरकार के थिंक टैंक के रूप में वर्क करता है। थिंक टैंक के साथ साथ सरकार को परामर्श देता है, परामर्श, ठीक है, और सरकार के लिए नीतिगत सलाह देता है सरकार को। कौन? योजना आयोग। अब ये नीति आयोग ये क्या करता है, कई मुद्दों पे, जैसे विदेशी व्यापार के लिए, जैसे आयात निर्यात, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, भारत में गुड गवर्नेंस के लिए, कई टाइप के हेल्थ सुविधाओं के लिए सरकार को अलग अलग टाइम पे परामर्श वगैरह देता है, सलाह वगैरह देता है, सरकार के लिए थिंक टैंक का काम करता है ये नीति आयोग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका एक चेयरपर्सन होता है, इसका एक अध्यक्ष होता है, उसको वो होता है प्रधानमंत्री। इसका मुख्यालय लिख लीजिए दिल्ली में, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, और इसका जो अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन, वो होता है पीएम। प्रधानमंत्री इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और वो चेयरपर्सन है, वो कैसा अध्यक्ष है, यानी वो ऑलरेडी जो इसका चेयरपर्सन का पद होगा पीएम के लिए रिजर्व होगा, भले ही कोई प्रधानमंत्री बने वो पीएम ही उसका क्या होगा, चेयरपर्सन होगा। जबकि इसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो मेन पद होता है सीईओ, वो है अभी वर्तमान में अमिताभ कांत, ठीक है। इनके सीईओ का नाम क्या पता पूछ सकता है आपसे, अमिताभ कांत, और अपना अपडेट करते रहना, ठीक है, आप लोग इसको अपडेट करते रहना। जैसे ही आपका पेपर होगा एक बार नीति आयोग का सीईओ देख के आप लोग चले जाना, ठीक है। कौन है? अभी अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। अब इसमें देखिए पीएम इसका अध्यक्ष होता है, इसके अलावा इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती है, उसमें कौन कौन होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ जहां केंद्र शासित प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री, अन्यथा जहां उपराज्यपाल होता है, एलजी होता है जैसे चंडीगढ़ वगैरह में, वो लोग इसके गवर्निंग काउंसिल में सदस्य होते हैं। बाकी कई राज्यों से संबंधित कोई मैटर होता है, 3-4 राज्यों का अपना मुद्दा होगा तो उससे संबंधित जो सीएम वगैरह होंगे वो भी अलग अलग इसके पार्ट होते हैं, उसके सदस्य होते हैं। तो हमें ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीति आयोग कब बना था, फुल फॉर्म क्या है, इसका काम क्या होता है, गठन कब हुआ था, इतना आपका नीति आयोग काफी होता है। पॉलिसी वाला टॉपिक आप स्किप कर लेना। पंचवर्षीय योजनाओं का मैंने बता दिया किस प्रकार से आपको तैयार करना है। फिर मिलूंगा मैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में 15 जुलाई के बाद। 15 जुलाई को पटवारी वाली के लिए सेकंड वीडियो आएगी कि आगे को क्या करना है। छोटे छोटे टुकड़ों में आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और जल्दी ही आप मेरे साथ साथ मुझे पकड़ लेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।